दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसा कि हम रोज करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कि राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाया गया, यानी कि उनका चेहरा है और रावण की पूरी एक मूर्ति है, उसके कई सिर हैं। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पर एक नए सिरे से हमला, जो कि लगातार वो हमला करते ही रहते हैं राहुल गांधी पर क्या ये नए सिरे से एक हमला करना उनकी कुछ खास बेचैनियों को दिखाता है? देखिए, मैं इस मसले को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहता हूँ। ये तो सही है कि उन्होंने राहुल गांधी को रावण से तुलना करके उन्हें राम के खिलाफ दिखाकर विधर्मी तक बताया है, दुष्ट बताया है, विधर्मी बताया है। लेकिन आप सोचिए कि ये उस व्यक्ति को रावण के रूप में दिखाया जा रहा है जिस व्यक्ति को पहले भारतीय जनता पार्टी पप्पू के रूप में दिखाना चाहती थी। पहले भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक गैर गंभीर व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहती थी, उन्हें एक चुनावी हिंदू के रूप में दिखाना चाहती थी। राहुल गांधी का सिर्फ मजाक उड़ाया जाता था। आज राहुल गांधी को वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के सबसे महान खलनायक के रूप में पेश कर रही है। रावण से बड़ा खलनायक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में कोई नहीं है। शायद कंस एक ऐसा खलनायक है जो कि इसका भी नंबर रावण से काफी नीचे आता है। और रावण तो एक ऐसा खलनायक है जो कि महाज्ञानी भी है, महापराक्रमी भी है, सोने की लंका का स्वामी है, तरह तरह की शक्तियों का स्वामी है, शिवजी का घोर उपासक है और शिवजी का वरदान भी उसे प्राप्त है। और वो केवल एक ही व्यक्ति से पराजित होता है जो कि स्वयं ईश्वर है। अगर आप भारतीय मिथकों को देखें तो मुझे तो लगता यह है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई ख्याति और उनका बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की शख्सियत का जो नया पहलू है, जो उनकी शख्सियत का जो नया विकास है, राजनीति में उनका जो असर बढ़ा है, उस असर को इस जरिए अपने ट्विटर हैंडल के जरिए गलती से ही सही लेकिन स्वीकार कर लिया है। मेरा मानना ऐसा है। देखिए, आप किसी को रावण कहते हैं तो इसका मतलब सुने कि जनता उसको रावण मान लेगी, लेकिन आपके मन में उस व्यक्ति की क्या छवि है और आप खुद उस व्यक्ति से कितना आक्रांत महसूस कर रहे हैं, ये तो कम से कम ये दिखाता ही है। राहुल गांधी रावण है कि राम है, क्या है, ये तो अलग बात है। ये तो सब मिथकीय उपमाएं हैं जिनके जरिए आप तुलनात्मक दृष्टि से किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो है वो आप निकालते हैं। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी और उनका जो भारतीय राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा के बाद उभार हुआ है, उस उभार से भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत परेशान दिख रही है। इसीलिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे, ये किसी नेता का अपना बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के ऊपर ये जारी किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के बारे में एक अधिकृत वक्तव्य है और इससे ही साफ पता लगता है कि भाजपा राहुल गांधी से कितनी परेशान और कितनी विचलित है। क्या इसका कारण ये है कि अभी राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें कही और वो सिख जो धर्म के प्रमुख स्थल है वहां जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो धार्मिक यात्रा है वो भी भाजपा को मजबूर कर रही है कि उन्हें एक खलनायक के रूप में दिखाएं जो धर्म के। देखिए, राहुल गांधी इस वक्त जो कर रहे हैं वो बहुत ही बहुआयामी किस्म की गतिविधियां हैं। अगर उन्होंने कोई एक ही गतिविधि की होती तो आप उसको उस तरीके से श्रेणी में रख के कर पाते। वो स्वर्ण दरबार साहिब भी जा रहे हैं, स्वर्ण मंदिर भी जा रहे हैं, वो धान रोपने वाले किसानों के साथ भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो स्टेशन पर बोझ उठाने वाले कुलियों के साथ भी दिखाई पड़ रहे हैं,
वो उनकी माँ और उनकी बहन गरीब महिलाओं को खाना खिलाते हुए भी दिखाई पड़ रही हैं। राहुल गांधी अमेरिका के मंचों से भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी अखबार में हिंदू धर्म के बारे में उनकी राय जो है, उस राय को भी रख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी में अखबारों में। तो ये इतने मंचों पर एक साथ राहुल गांधी इस तरीके से सक्रिय है, और ये केवल राजनीतिक किस्म की सक्रियता नहीं है, ये एक ऐसी सक्रियता है जो राजनीतिक कम सामाजिक या सामाजिक कम राजनीतिक है। अब ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल तलब है। अब इसके मुकाबले नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? इसके मुकाबले नरेंद्र मोदी जो एक सोशल मीडिया के एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ उनके जरिए वो झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ बात करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, एक तरह से देखा जाए कि राहुल गांधी पहली बार ऐसा हो रहा है, अगर नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के रूप में आप देखें इस पूरे मसले को, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए एक प्रतिक्रिया सेट कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी लगभग वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी के कामों से अपेक्षित है। तो ये जो घटना हो रही है, ये घटना मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमेशा 2 कदम आगे रहती थी, 2 कदम नहीं कई कदम आगे रहती थी, ये उस तरह की घटना नहीं है। कुछ बाजी कहीं ना कहीं पलट रही है। क्या आजकल में तो कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई नहीं, तो क्या ऐसा भी लग सकता है या ऐसा लगना चाहिए कि इसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी कुछ खास मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है? देखिए, ये 3-4 घटनाएं हुई हैं जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने विचलित किया है, और वो उनके झटके से अभी तक वो उभरे नहीं। पहली घटना ये है, और ये कब से शुरू हुआ है मैं आपको बताऊं। मेरे ख्याल से अगर इसका आप इतिहास देखें, उस वक्त हम लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज अगर हम सिंहावलोकन करते हैं, मुड़कर देखते हैं, तो हमें वो दिखाई पड़ता है। मेरे ख्याल से भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए समस्याओं की शुरुआत वहां से होती है जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ देते हैं। उससे भी पहले अगर आप देखें तो समस्याओं की शुरुआत वहां से होती है जब बिहार भाजपा में अंदर ही अंदर एक खुफिया मुहिम चलती है कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाए। पहले इस प्रकार की मांगे उठती हैं कि भाजपा को तो अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, नीतीश कुमार से समझौता करने की क्या जरूरत है, भाजपा के परिणाम तो अच्छे होंगे। और दिल्ली में जो भाजपा के तथाकथित समर्थक समीक्षक हैं, वो टीवी पे कलाबाजियां खाते हैं, और वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है भाजपा को नीतीश कुमार से करना। भाजपा का पहले ही बिहार में बहुत प्रभाव बढ़ा हुआ है, भाजपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो वो काफी अच्छे परिणाम, नीतीश कुमार की बैसाखी की भाजपा को अब जरूरत नहीं है। पहले ये बात कही जाती है, और उसके बाद में वो साजिश शुरू हो जाती है जिसमें नीतीश कुमार से जिस साजिश की कामयाबी इस बात में निहित थी कि नीतीश कुमार को कैसे गद्दी से हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ी जाए। ये बात नीतीश को पता लग जाती है, मैं मोटी मोटी बातें कह रहा हूं, ये बात नीतीश को पता लग जाती है, और वो रातों रात बाजी पलट देते हैं, जो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि दोबारा वो लालू यादव के साथ जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। वो दोबारा महागठबंधन बन जाता है नीतीश और तेजस्वी के बीच में। वो जो झटका लगा था, उस झटके से आज तक भाजपा उभरी नहीं है। फिर आप देखिए, इसी झटके के कई फलितार्थ निकलते हैं। इस झटके का दूसरा फलितार्थ, पहला फलितार्थ ये निकलता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, और वो विपक्ष की एकता में लग जाते हैं। नीतीश कुमार ही वो पहले व्यक्ति थे जो लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। खुद देवगौड़ा ने इस बात की तस्दीक की है कि नीतीश कुमार की उनसे भी बातचीत हो रही थी। देवगौड़ा उनके साथ मिलकर एक फेडरल जनता फ्रंट बनाना चाहते थे। आप देखिए नीतीश कुमार कितने गहरे तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं से तरह तरह की बातचीत कर रहे थे। अंततः उस निर्णय पर पहुंचे कि विपक्ष की एक व्यापक एकता बनानी चाहिए, और इस तरह उन्होंने जो थर्ड फ्रंट था या फेडरल फ्रंट था, उसका विचार उन्होंने पूरी तरीके से त्याग दिया, और उन्होंने समग्र विपक्ष को मिलाकर एक विराट एकता कायम करने में एक निर्णायक योगदान नीतीश कुमार ने किया। जैसे ही विपक्ष की ये एकता हुई, भारतीय जनता पार्टी को 440 वोल्ट का झटका लगा। उस झटके से भाजपा अभी भी थर्रा रही है।
उसके बाद नीतीश कुमार ने दूसरा झटका तब दिया जब उन्होंने जातिगत जनगणना कराई और उसके नतीजे भी घोषित कर दिए। इस प्रकार का अध्ययन रोहिणी कमीशन के जरिए नरेंद्र मोदी ने भी करवा रखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस आंकड़ों को दबा रखा था। नरेंद्र मोदी ने न केवल ये आंकड़े दबा रखे थे, बल्कि कांग्रेस ने 2011 में जो एक सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई थी उसके आंकड़े भी दबा रखे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के स्तर पर ये काम करवाया, अदालत में लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को जीता, केंद्रीय सरकार को मजबूर किया कि अपने एफिडेविट में पैरा बदले, और बाद में उन्होंने इस जनगणना के आंकड़ों को जारी करके पूरी तरीके से पिछड़े वर्ग की लामबंदी, पिछड़े वर्ग की जो राजनीतिक लामबंदी थी, उसको उन्होंने मंडल के बाद के चरण में पहुंचा दिया। ये नीतीश कुमार ने जब गठजोड़ राजग छोड़ा था, उसके बाद ये तीसरा झटका नीतीश कुमार ने ये दिया। तो पूरी जो भाजपा का रणनीतिक मानस था वो अपनी जगह से हिल गया। नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे बयान देते हैं, यकीन नहीं होता कि वही आदमी है जो अपने बयानों से विपक्ष से बहुत आगे दिखाई पड़ता था। उसके बाद में भाजपा को यह भी दिखाई दे रहा है कि भाई राजस्थान में उसकी भाजपा की वापसी सुनिश्चित नहीं है। भाजपा को यह भी दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार की रक्षा कर लेगी, ये भी चीज सुनिश्चित नहीं है। भाजपा को यह भी दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना के चुनाव में वो दूसरे नंबर की पार्टी हो पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चुनाव जीतना तो दूर रहा। और छत्तीसगढ़ में भाजपा बहुत पीछे है कांग्रेस से। तो दूसरे, अभी मैं संजय कुमार के एक वक्तव्य, एक अवलोकन का हवाला दूंगा जो मेरे ख्याल से बहुत मानीखेज है। संजय कुमार ने अभी हाल ही में उस चर्चा में मैं भी शामिल था उनके साथ में, उन्होंने कहा कि भाजपा को अभी समझ में आ गया है कि 23 और 24 का अनुपात वो नहीं रहने वाला है जो पिछली बार 18 और 19 का अनुपात था। यानी 18 में भाजपा बुरी तरह राज्यों में हारी थी और 19 में उसने बुरी तरह हराया था। अब भाजपा की समझ में आ गया है कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, इसलिए भाजपा कोशिश कर रही है कि 23 कहीं हार ना जाए, क्योंकि 23 अगर हार गई तो फिर 24 में उसकी भरपाई पहले की तरह कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि 23 हारे ना। इसीलिए वो अपने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, अपने केंद्रीय संगठन के बड़े अधिकारियों को, सबको चुनाव में उतार रही है। उसने मध्य प्रदेश में उतार दिया है, राजस्थान में उतारने वाली है, हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी उतारे। ये संजय कुमार का कहना था। आप देखिए, संजय जी बहुत हमेशा संभल के बोलते हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलते हैं। उनका ये अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 18 में भाजपा हार गई थी, 19 में भाजपा ने लोकसभा में सूपड़ा साफ कर दिया था पार्टियों का। संजय का मानना है वैसा नहीं होगा। अगर भाजपा 23 में हार गई तो वो 24 में सूपड़ा नहीं साफ कर पाएगी, उसको लोकसभा की सीटों का भी नुकसान होगा। और ये चीज जो है ना, भाजपा इस चीज को देख रही है लगातार। अभी तक उसे ऐसा कोई तरीका नहीं मिल पाया है जिसके जरिए वो इसका निराकरण कर सके। इसी मोड़ पर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो वो तो एक कहा जा सकता है कि अच्छा, कानून अपना काम कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि उनका नाम आया था। लेकिन अगर हम इसको राजनीतिक रूप से देखें तो सत्ताधारी पक्ष इससे कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहता है? क्या मुद्दों से भटकाना? नहीं, मुद्दों से भटकाने का तो कोई सवाल ही, ये तो बहुत दिनों से प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए, ये एक अपने आप में एक अजूबा बात है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनकी जांच कभी खत्म नहीं होती है। मैं उन लोगों में से हूं जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भाजपा के मित्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस की टीवी पर, दूसरी जगहों पर धुलाई किया करता था। क्योंकि मेरा मानना है कि आज भी मेरा मानना है कि भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। लेकिन समस्या का हल होने की बजाय परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि वो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर उसको इस तरीके से किया जाएगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को ईमानदारी से संबोधित करने की बजाय आप उसका राजनीतिक दोहन करने की कोशिश करेंगे, यानी आप जहां 3-3 साल चल रही है एक चीज की जांच खत्म ही होने को नहीं आ रही है। कानून इस किस्म के हैं कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर पीएमएलए और यूपीएपी ऐसे बड़ी बड़ी दफाओं में उसको जेल में डाल दिया जाता है। निचली अदालतें सजा नहीं देती हैं, निचली अदालतें जमानत नहीं देती हैं।
हाई कोर्ट भी जमानत नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 6 महीने से 8 महीने पहुंच जाते, लग जाते हैं उस व्यक्ति को। तो ये सब जो चल रहा है, अगर भाजपा ये समझती है कि इसके जरिए वो चुनाव जीत लेगी या जनता की हमदर्दी जीत लेगी, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी गलतफहमी कोई हो नहीं सकती। मुद्दों को भटकाना तो दूर, देखिए मुद्दे तो बहुत गंभीर किस्म के हैं ना। महंगाई कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे इंसान का ध्यान भटक जाए, बेरोजगारी ऐसा मुद्दा नहीं है इससे इंसान का ध्यान भटक जाए। इन चीजों से इंसान का ध्यान क्यों ना भटक सकता है। भाई खुद नरेंद्र मोदी ही अपने भाषण में कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा समुदाय तो गरीबों का है। फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किनके लिए बन रही? ये सोचने की बातें हैं। जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो आखिरकार समृद्धि आ कहां रही है? वो कौन सी जगह है जहां समृद्धि आ रही है? वो दिन कब आएगा जब कितने लोगों को मुफ्त अनाज नहीं देना पड़ेगा? वो दिन कब आएगा जब भारत का प्रधानमंत्री कहेगा इस देश में सबसे बड़ा समुदाय गरीबों का नहीं है, इस देश में सबसे बड़ा समुदाय खुशहाल लोगों का है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप किसी पार्टी पर लगते हैं, एक बार एक नेता पर, 2 नेता पर, 3 नेता पर, चौथे नेता पर, तो धीरे-धीरे करके आम जनता के मन में ये विश्वास बैठे कि अच्छा ये ईमानदार लोगों की टोली नहीं है और शायद जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसे सफलता मिल जाए? देखिए मेरा कहना यह है कि ऐसा तभी हो सकता है। देखिए ये मानना कि आम लोग बेवकूफ हैं और आम लोग बिल्कुल सरकार उन्हें जो बताती है उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, ये मानना उचित नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी की आज देश में जो लोकप्रियता है, निश्चित रूप से वो लोकप्रिय नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, और उनकी खुद एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में, एक कर्मठ प्रधानमंत्री के रूप में छवि भी है, मैं इस बात को मानता हूं। ये छवि क्यों बनी है? क्या ये छवि झूठे प्रचार के कारण बनी है, या ये छवि केवल झूठे या किसी भी तरह के प्रचार की ही देन है? ये छवि बनी नहीं सकती जब तक कि जनता को खुद कहीं ना कहीं डिलीवरी ना दिखाई पड़ रही हो, तभी तो ये छवि बनी है। अब इतनी छवि बन जाने के बाद भी भाजपा को वोट तो मिल पाते हैं 35 से 37% के बीच। ये छवि बन जाने के बावजूद भी दक्षिण भारत में भाजपा का प्रभाव नहीं बढ़ता। ये छवि बन जाने के बावजूद भी राज्यों में भाजपा राज्य दर राज्य चुनाव हारने के खतरे का सामना कर रही है, हार भी चुकी है और खतरे का सामना भी कर रही है। ये छवि बन जाने के बावजूद भी भाजपा को लग रहा है कि शायद वो 2019 के परिणाम को, जो 11 राज्यों में उसने 95% या 90% स्ट्राइक रेट बनाया था, उस स्ट्राइक रेट को न दोहरा पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार जैसे जैसे चाहती है उस तरीके से राजनीति नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी हर तरह की युक्ति अपनाने, हर तरह का तथाकथित मास्टर स्ट्रोक मारने के लिए स्वतंत्र हैं, और वो मारते भी हैं, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके परिणाम वही नहीं निकलते। अब उन्होंने सांसदों से कहा, मंत्रियों से कहा कि सनातन मुद्दे पर उन्हें कस के जवाब देना चाहिए। सारे देश में एक स्वर से भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के समर्थक सनातन मुद्दे पर बोलने लगे। ये कहा जाने लगा जो सनातन धर्म को गाली देगा उसकी जीभ खींच ली जाएगी। लेकिन जो लोग सनातन धर्म की डेंगू से तुलना कर रहे थे तमिलनाडु में, वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में कामयाब रहे। उन्होंने वहां पर एनडीए के ऊपर इतना दबाव पैदा किया कि एनडीए की जो प्रमुख पार्टनर थी जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक, वो एनडीए छोड़कर चली गई। अब सनातन के मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सनातन के मुद्दे पे सन्नाटा है। आज एक और घटना हुई है जिसपे मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई, एक आध जगह मैंने देखा, और वो है कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण नाम के एक सुपरस्टार है, उनकी एक पार्टी है, मैं जानता हूं, इंडिया से अलग हो गई आज, वो भी अलग हो गई। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन शायद अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ होता तो खूब चर्चा होती कि एक और अब उसमें है क्या कि ये अब चूंकि सीधे सीधे एनडीए के अंदर बड़ी पार्टियां शामिल नहीं है, बीजेपी जनता दल एनडीए के अंदर शामिल नहीं है, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस एनडीए के अंदर शामिल नहीं है, या भारत राष्ट्र समिति एनडीए के अंदर शामिल नहीं है, मायावती बहुजन समाज पार्टी एनडीए के अंदर शामिल नहीं है, ये लोग इंडिया के साथ भी नहीं है लेकिन एनडीए के साथ भी नहीं है। तो अब बैक चैनल बातचीत क्या चल रही है? क्योंकि अगर मान लीजिए भाजपा की 70-80 सीटें कम हो जाती हैं, 50 सीटें कम हो जाती हैं बहुमत से, 272 में बहुमत होता है,
अगर भाजपा को 225 के आसपास सीटें मिलती हैं तो उसको अब 50 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। जो एनडीए के मौजूदा पार्टनर हैं उनकी हैसियत तो 10 सीटें लाने की भी नहीं है। जो एनडीए के मौजूदा पार्टनर हैं वो तो 10 सीटें भी नहीं जीत सकते, उनकी औकात ही नहीं है 10 सीटें जीतने की। वो तो केवल दिखाने की पार्टियां हैं। वो भाजपा के लोगों को जीतने में कहीं कहीं मदद तो कर सकते हैं कि भाई अपनी बिरादरी के वोट भाजपा के वोटों के साथ जोड़ दें, खुद नहीं चुनाव जीत सकते वो। तो अब खुफिया तौर पर भाजपा के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी भी क्या जीतने की स्थिति में है, मुझे तो इस पर शक है कि कुछ भी जीत पाएगी। लेकिन ये तीनों क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, ये जो अब इनके जो सांसद जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक गठजोड़ सरकार बना लेगी। अगर वो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई तो उस सूरत में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया तो उनकी कोई जरूरत नहीं होगी। तब हो सकता है ये लोग एनडीए में आ जाए। अगर भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया तो ये लोग एनडीए में आ जाएंगे। अगर भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई तो इन लोगों के सामने विकल्प खुले होंगे कि ये एनडीए के साथ जाएं या इंडिया के साथ जाएं, अपने दूसरे क्षेत्रीय मित्रों के साथ जाएं या उस पार्टी के साथ जाएं जो कि कांग्रेस पुरानी कांग्रेस जैसा आचरण कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियों को सताने वाला। देखिए, स्थिति भाजपा के लिए मैं मानता हूं कि उत्तरोत्तर पेचीदा होती जा रही है, बावजूद इसके कि आज इंडिया के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारने के लिए कोई एक नेता नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है। उनकी रणनीति यह है कि किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। एक आखिरी बात मेरे मन में आ रही थी कि शायद अगर एक समय नीतीश कुमार जैसे नेता अगर इंडिया गठबंधन के नेता बन जाते हैं तो बीजू जनता दल जैसे दलों को या और कुछ जो समाजवादी पृष्ठभूमि के दल हैं वो शायद इंडिया गठबंधन से आसानी से जुड़ जाएं। लेकिन ये भविष्य बताएगा कैसा हो पाता है। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि ये चीजें किस व्यक्ति के, मतलब सोनिया गांधी नेता बनती हैं तो नहीं जुड़ पाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता बनते हैं तो नहीं जुड़ पाएंगे, नीतीश कुमार नेता बनते हैं तो जुड़ जाएंगे, या कोई क्षेत्रीय नेता बनता है तो जुड़ जाएंगे। ये बात नहीं है। बात यह है कि राजनीतिक शक्तियों का संतुलन कैसा होगा उस वक्त। अगर सबसे बड़े दल के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी के पास काफी सीटों की कोताही हुई, का टोटा हुआ, तो उसके लिए सीटों की जुगाड़ करना मुश्किल होगा। फिर उसे सीटें प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत कुछ भी हो सकती है। कीमत यह भी हो सकती है कि लोग डिमांड करें कि भाई इस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनाओगे, अमुक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओगे। अमुक में कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन वो शर्त रख सकते हैं कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओगे तो हम नहीं आते, हमारे मन का प्रधानमंत्री बनाओ, ऐसा व्यक्ति बनाओ जिसके साथ हम जरा ठीक से चर्चा कर सकें। तो पता नहीं क्या स्थिति बनेगी उस वक्त, कौन सी शर्त रखेगा। देखिए, हमेशा जो छोटी पार्टियां होती हैं वो हमेशा अपनी औकात से ज्यादा आगे बढ़कर सौदेबाजी करती हैं। वो कोई भी मांग कर सकती हैं और उनकी मांग को मानना पड़ता है उस वक्त, क्योंकि राजनीति मौजूदा क्षण में होती है। राजनीति न मौजूदा क्षण से पहले होती है, न मौजूदा भविष्य में होती है। जो तत्कालीन क्षण होता है उसी में राजनीति करनी पड़ती है। ये राजनीति की बड़ी निर्मम शर्त है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, इसी बिंदु के साथ कि राजनीति जो है वो उस क्षण में होती है जो क्षण हम जी रहे होते हैं। कल हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।